आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हिस्ट्री क्लास में। आज हम लोग लेटर मुगल्स पढ़ेंगे, लेटर मुगल्स एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ठीक है, तो टॉपिक है कि लेटर मुगल्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि औरंगज़ेब का क्या रोल था डिक्लाइन ऑफ मुगल में, सिर्फ औरंगज़ेब के कारण ही क्या डिक्लाइन ऑफ मुगल हुआ या और भी कारण थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जागीरदारी क्राइसिस क्या है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रीलिम्स में भी आया है क्वेश्चन, मेनली रॉयल फरमान जो फारूक सियार का, तो देखते हैं एक बार। ठीक है, सो लेटर मुगल्स किनको कहा जाता है। देखिए 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए इनको वीक मुगल्स या लेटर मुगल्स कहा जाने लगा। ठीक है, वीक मुगल्स या लेटर मुगल्स कहा जाने लगा। और इनके टाइम में क्या स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। ठीक है, मुगल सीज टू बी अ पावर ओके इन इंडिया फ्रॉम 1707 से लेके 1761, जहां पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फिर 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और फिर 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें जो मुगल एम्परर है वो एक पेंशनर बन गए ऑफ ब्रिटिशर्स। सोचिए ये हाल हुआ कितना टाइम, बस 1707 से 1765। औरंगज़ेब जब तक जिंदा था तब तक कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी चीज़ें खराब हो जाएगी, है ना। क्योंकि वहाँ तक एक पावरफुल, हाँ औरंगज़ेब के टाइम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस कर रही थी मुगल एम्पायर, वो हम देखेंगे। औरंगज़ेब की नीतियों के कारण भी बहुत सारा पतन हुआ है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और औरंगज़ेब की नीतियों का भी एक कारण था। ठीक है, तो उसका थोड़ा डिस्कस करेंगे, बाकी जब मेडाइवल करेंगे तब हम उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 1707 में, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1764 बैटल ऑफ बक्सर और 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद खत्म। मतलब मुगल एम्पायर, मतलब मुगल डायनेस्टी खत्म नहीं हुआ। मुगल डायनेस्टी 1857-58 में जब बैटल, मतलब फर्स्ट रिवॉल्ट और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, बैटल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था। रिवॉल्ट तो होते रहता है, तो इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है। ठीक है, ओके। और ब्रिटिशर्स इसको सेपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेपॉय म्यूटिनी नहीं था। एक क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर कि क्या ये सिर्फ सेपॉय म्यूटिनी है, नहीं है। ठीक है, वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था इस रिवॉल्ट में। हाँ, पूरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है क्या, इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। रिवॉल्ट तो था एक, ठीक है, तो इसके लिए रिवॉल्ट सबसे अच्छा टर्मिनोलॉजी हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ हिस्टोरियंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। लेकिन आप समझिए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए पूरा इंडिया अगर एकजुट हो जाता तब वो एक माना जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एकजुटता नहीं थी। ठीक है ना, तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में एकजुटता थी, ना ही ऑल ओवर इंडिया के सारे लोगों में, सारे प्रोविंसेस में पार्टिसिपेशन थी। बहुत सारे लोगों ने ये इसको अपोज भी किया था। ठीक है, तो पूरा पार्टिसिपेशन तो था नहीं, तो इसको पूरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब पूरा इंडिया का एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ऐसा कहना थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक, तो सिपाही म्यूटिनी से तो बढ़कर था और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कम था, तो बीच का जो बचता है रिवॉल्ट, ये एक सबसे अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिपाही म्यूटिनी मतलब क्या कि कुछ सोल्जर्स ने रिवॉल्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। बहुत सारे सोशल एंटिटीज़ ने, जैसे कि ज़मींदार्स ने, पेजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, राजे रजवाड़े तो थे ही, और उनके जो सोल्जर्स वगैरह वो तो सब पार्टिसिपेट किया। फिर लोकल लीडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, बहुत सारे जगह के लोकल लीडर्स वगैरह ने पार्टिसिपेट किया है। तो रिवॉल्ट कह सकते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शायद थोड़ा एग्जैजरेटेड है मेरे ख्याल से, आप कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। फिर आशा करता हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा।
ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छा लगना चाहिए, आंसर में भी यही है। इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा, स्पेशली ऐसे का इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा अच्छा हुआ तो एक इंटरेस्ट बना रहता है, नहीं तो कह रहा कि आप ये 5 मिनट देख के छोड़ देंगे कुछ ऐसा इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ कंटेंट अच्छा है, इंटरेस्ट लगना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, ओके। सो औरंगजेब जो था उसके 3 बेटे थे, ठीक है, ओके। उसके 3 बेटे थे, एक थे मुअज्जम, सेकंड थे कम्बख्श और थर्ड थे आजम शाह, ठीक है। इनको जब औरंगजेब का राज चल रहा था तो ये थे गवर्नर ऑफ काबुल, ये थे गवर्नर ऑफ गुजरात, कम्बख्श डेक्कन के थे, ठीक है, दक्कन ऐसा कहा था, दक्कन। ओके, एनीवेज, सो आजम शाह गवर्नर ऑफ गुजरात, ठीक है, ओके। तो ये थे उनके तीनों बेटे। अब क्या हुआ, 1707 आया, क्या हुआ, डेथ ऑफ औरंगजेब। बहुत लंबा जिया भी, 88 ईयर, और बहुत लंबा शासन भी था। तो इसके बाद इनके बेटों का मौका आया। अब इतना दिन इंतज़ार किया बाप के मरने का, तो सब लग पड़े, एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, इन तीनों के बीच में, जिसमें विक्ट्री किसको मिला, मुअज्जम को, ठीक है। मुअज्जम emerged victorious, okay, and ascended the peacock throne with the title बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, ओके। टाइटल क्या लिया, बहादुर शाह फर्स्ट, ओके। समझ में आया यहाँ तक, आसान है अभी तक, ओके। तो अब हम देखेंगे कि बहादुर शाह ने क्या क्या काम किया, ठीक है। हम लोग सोचते हैं ना कि राज परिवार है, राजे रजवाड़े है, एंजॉय करते हैं, ठीक है, इनके पास कितना पैसा है, लेकिन एक आयरनी है कि कोई भी राजा बनता है ना, चलिए आप तो प्रिंस बन के भी खुश हो जाते, लेकिन कोई भी राजा बनता है वो अपने ज़्यादातर भाइयों को मार कर, ये सब कुछ कॉमन चलता था, तो कोई शांति नहीं थी, बस मतलब कांटों भरी एक ज़िंदगी होती थी, कभी भी कोई भी आपको मार सकता है, आपके भाई, आपके दोस्त, मतलब चारों तरफ से आप दुश्मनों से घिरे हुए होंगे। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। सो बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, इनका रेन था 1707 से 1712। अब देखिए, इनके पिताजी, इनके वालिद साहब ने इतना ज़्यादा टाइम राज किया कि इनको राज गद्दी मिलते मिलते 63 ईयर एज हो गया, ओके। सो यहाँ पर ही लिख देते हैं, एट द एज ऑफ 63, ठीक है ना, ओके। देखिए, अभी जो ब्रिटेन का जो राजा बना है वो भी 88 क्या कुछ ऐसा, कि उसके जो माताश्री है उन्होंने राज करती गई, ठीक है। एनीवेज, तो इनके भी वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा राज किया कि इनको मौका मिलते मिलते 63 ईयर एज हो गया। खैर कोई नहीं, लेकिन अगर इनकी उम्र थोड़ी लंबी होती तो शायद मुग़ल एम्पायर इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करता इतनी जल्दी, क्योंकि इनके पॉलिसीज़ उतने ख़राब नहीं थे, ठीक है ना। ये फिर भी एक कैपेबल रूलर थे, बस एज ने साथ नहीं दिया। वालिद साहब की उम्र तक भी अगर बच जाते, अगर मान लीजिए 10-15 साल भी कर लेते तो भी शायद थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन उम्र ने साथ नहीं दिया और वो जल्दी गुजर गए, ठीक है। जस्ट 5 साल ही वो राज कर पाए, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, इन्होंने क्या क्या काम किया। सो ही फॉलोड अ लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द नोबल्स, ठीक है, ओके। सो लिबरल पॉलिसी ये एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन हाँ इन्होंने ये काम तो किया था, ठीक। सो क्या करते थे कि जिन पर भी खुशी होता था या अच्छा काम करते थे तो इनको वो दे देते थे, ज़मीन जायदाद, लीजिए आप एंजॉय कीजिए। लेकिन इससे क्या होगा, स्टेट रेवेन्यू में कमी आ जाती थी, ठीक है ना, स्टेट फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो जाता था, ओके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। ही लैविशली
ग्रांटेड जागीर्स, एक तो जागीर थी नहीं उतनी, ऊपर से ये लैविशली जागीर दिए जा रहे थे, ठीक है ना, ओके। जागीर्स ग्रांटेड nobles territories of their preference and gave promotions, ठीक है ना, कि आप मान लीजिए 1000 मनसबदार है तो आपको 2000 कर दिया गया, ऐसा करके, ठीक है, मतलब मनसबदार में आपको हायर रैंक मिल गया, ठीक है। तो ये सब मतलब, तो प्रमोशन अगर रेकलेस वे में प्रमोशंस अगर दिया जा रहा है तो क्या होगा कि उनको तो फिर मान लीजिए सैलरी जो होता है वो भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, उनको जागीर भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उतना है कहाँ मुग़ल एम्पायर में, इतना है कहाँ, क्योंकि मुग़ल ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है, ठीक है। औरंगज़ेब के टाइम में ही मराठों के साथ और दक्कन के साथ युद्ध में तो सब कुछ लुट ही गया है, ठीक है ना, तो उतना है नहीं। तो क्या हुआ कि दिस लेड टू डिटीरियोरेशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, और इसी के लिए इनको कहा जाने लगा, सो ही वाज ऑफन कॉल्ड शाह ए बेखबर, ठीक है। तो कोई खबर नहीं थी ना, बेखबर, स्टेट चल रहा है या अपने धुन में है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, हेडलेस किंग, जिस किंग में दिमाग नहीं है, दिया जा रहा है, ठीक है, ओके। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इनके राज के टाइम में, ओके। नेक्स्ट क्या अच्छा काम किया देखते हैं। जो सबसे जो बढ़िया काम था वो है कि औरंगज़ेब का जो नैरो माइंडेड और टू मच रिलीजियस पॉलिसीज़ था उनको इसने रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, उनको ही रिवर्स्ड ऑल दीज थिंग्स, खुश करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मुग़ल एम्पायर जो है ये राजपूत के सपोर्ट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, चारों तरफ में आप डेमोग्राफी एक बार देख लीजिए, राजपूत है, सिख है, जाट है, मराठास है, ठीक है ना, दक्कन के जो किंगडम्स है जिन पर औरंगज़ेब ने कैप्चर किया था, ठीक है, और यहाँ पर बंगाल, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर अवध, मेजर यही है, ठीक है, मुगल्स, ठीक है। सिख के साथ तो इनका हमेशा से ही एक वॉर सिचुएशन जैसा था, सिख गुरुओं को इन्होंने मारा भी है, ठीक है। तो सिख के साथ तो मुगल्स का हमेशा ही 36 का आंकड़ा था, तो सिख को तो आउट ही कर देते, ये हमेशा ही एक फ्रेंडशिप तो कभी हुई नहीं, तो इनको आउट कर देते हैं। राजपूत के साथ इन्होंने मतलब अकबर के टाइम में बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस और फ्रेंडशिप ट्रीटीज़ वगैरह ये सब हुआ है, तो राजपूत हमेशा मुगल्स के लगभग सपोर्टर ही रहे हैं। अब मतलब शुरुआत अगर मैं छोड़ दूँ बाबर के टाइम पे तभी मेवाड़ के साथ उनका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर जब अकबर आया तो अकबर के टाइम में मैट्रिमोनियल अलायंसेस और ट्रीटीज़ वगैरह साइन कर करके ठीक ठाक था, ठीक है ना, ठीक ठाक था। तो ये राजपूत सपोर्ट इनको, राजपूत मिलिट्रीली भी इनको सपोर्ट करते थे, है ना। मराठास के साथ तो इनका 36 का आंकड़ा था, इनको पिक्चर से आउट करते थे। दक्कनी किंगडम्स पर औरंगज़ेब ने विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है ना, ओके। सो एनेक्स्ट बीजापुर एंड गोलकोंडा, ठीक है, ओके। बंगाल इनके अधीन था, अवध इनके अधीन था, यहाँ से उतना ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस आया नहीं था। हाँ, जैसे मुगल एम्पायर फॉल करना स्टार्ट कर देंगे तो ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। नॉमिनल बस रूल रहेगा मुगल एम्पायर का, और ये लोग ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर देंगे, ठीक, और अपना जो पोस्ट है उसका हेरिडिटरी बना देंगे, ओके। तो ये हुआ। जाट जो थे ये मतलब थोड़ा सपोर्ट करते थे मुगल्स को, लेकिन उतना भी नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि औरंगज़ेब के टाइम में क्योंकि हिंदू रिलीजन पर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, सिख पर तो हुआ, और सिख के साथ उनका कुछ मतलब कभी मुगल्स की बनी ही नहीं, तो उनको अभी पिक्चर में लाएंगे ही नहीं, और मराठास के साथ भी कभी मतलब लेटर मुगल्स के टाइम में मराठास के साथ बनना स्टार्ट हो गया, स्पेशली शाह आलम और उस टाइम पे, लेकिन अभी के लिए मराठास के साथ इनकी दुश्मनी है,
ठीक है ना। औरंगजेब अभी मरा है और अभी भी मराठा की दुश्मनी है। हाँ, इसने कोशिश किया, वो हम देखेंगे कि क्या क्या काम हुआ। तो हिंदू रिलीजन पर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे। ओके, मंदिर तोड़े गए, जैन जो मंदिर थे उनको भी तोड़ा गया, ठीक है, जैन बौद्ध, ये सब में जजिया लगाया गया। तो ये सब हुआ, हिंदू रिलीजन पर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ। तो इससे राजपूत भी हर्ट हुए थे और जाट भी हर्ट हुए थे। ये लोग खुश नहीं थे औरंगजेब के उस पॉलिसीज से। ओके, उन पॉलिसीज से ये जाट और राजपूत खुश नहीं थे। तो राजपूत को भी खुश करना था इससे, ये जो अभी नया राजा बना है 63 की एज में, बहादुर शाह। तो इसको क्या करना है कि जो इजी है, सबसे इजी काम क्या है, राजपूत और जाट को खुश करना। क्यों? आप थोड़ा लिबरल पॉलिसीज़ ला लीजिए ना हिंदू रिलीजन के हिसाब से, हिंदू सिख, हिंदू जैन, बौद्ध, इन सब के ऊपर। तो इसने क्या किया कि लिबरल पॉलिसीज़ लाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उस पॉइंट को अभी हम लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। सो बहादुर शाह फर्स्ट reversed the narrow-minded policies which discriminated, reversed the narrow-minded policies, which discriminated based on religion, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सो औरंगजेब का पॉलिसी था, हम देखेंगे जब मेडावल करेंगे। तो वो डिस्क्रिमिनेट करता था रिलीजन के बेसिस में, ठीक है। तो इज डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन द रिलीजन बाय औरंगजेब एंड अडॉप्टेड अ टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज। ठीक है, तो टॉलरेंट एटीट्यूड ये लेके तो आए थे, लेकिन इसमें भी एक खोट रह गई थी। क्या थी? ही नेवर अबॉलिश्ड जजिया। ओके, ही नेवर अबॉलिश्ड जजिया, ठीक है। तो जजिया इन्होंने अबॉलिश किया नहीं था। क्यों नहीं कर पाए जजिया अबॉलिश? देखिए, अगर इनके बस में होता तो ये शायद कर देते, ठीक है। ये उतने खराब नहीं थे कि ये, और ये चाहते भी थे कि टॉलरेंट एटीट्यूड लाया जाए, लेकिन स्टेट फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। स्टेट फाइनेंसेस, ठीक है, मुगल स्टेट फाइनेंसेस वर इन बैड शेप, which didn't allow for abolition of a tax। ठीक है, देखिए उनके मन के अंदर क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, वो अलग बात है, ठीक है, वो तो हम कभी समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन जो पॉलिसी फ्रेमवर्क क्यों नहीं चेंज किया गया औरंगजेब का, जो जजिया वाला है, जो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उसको क्यों चेंज नहीं कर दिया गया? क्योंकि मुगल स्टेट फाइनेंस अभी बहुत ख़राब हालत में आ गई थी, ठीक है ना। तो वो अगर चाहते भी होंगे, अभी नहीं पता कि वो चाहते थे नहीं चाहते थे, वो अलग बात है, लेकिन अगर वो चाहते भी होंगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही तो रेवेन्यू कम आ रहा है, पहले से ही मुगल जो स्टेट फाइनेंस है वो ख़राब हालत में है। तो अगर एक और टैक्स हम लोग कम कर दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए शायद उन्होंने नहीं किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज़ हुआ था कि औरंगजेब के टाइम में जैसे कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो इसके टाइम में नो हिंदू टेम्पल्स, टॉलरेंट एटीट्यूड लाया गया था ना। तो कैसे, कोई एग्जांपल? तो नो हिंदू टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। ओके, सो ये हुआ सेकंड पॉइंट। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ओके, सो थर्ड है, अब किन के साथ मित्रता करने की कोशिश की गई? वो है मराठों के साथ, ठीक है। तो मराठों को हाथ में लाने की कोशिश की जाने स्टार्ट हो गया, ओके, करने की कोशिश स्टार्ट हो गई। मराठा एक पावरफुल एंटिटी थे, ठीक है ना, जो औरंगजेब के सामने नहीं झुके। तो अब इनको पता है कि ये जो वॉर है इसको कंटिन्यू करके फ़ायदा नहीं है ना, वॉर को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, हालांकि ये शायद उनके मन में नहीं होगा कि डायरेक्ट हम लोग फुल रिकॉन्सिलिएशन कर ले, ठीक है ना, लेकिन वो एक हाफ हार्टेड एक अटेम्प्ट था
कि हम लोग कोशिश करते हैं रिकॉन्सिलेशन की, ठीक है। लेकिन उसमें शायद मुगल कुछ थियरीज है कि, अच्छा पहले लिख लेते हैं उसके बाद वो थियरी देखेंगे, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि ही रिलीज्ड मराठा प्रिंस शाहू फ्रॉम कैप्टिविटी, who was in captive since 1689. Okay, so this is termed as his half-hearted reconciliation attempt, as he didn't recognize Shahu as the rightful Maratha king। तो ये कहा जाता है कि देखिए शाहू कौन थे, जो संभाजी थे उनके बेटे थे शाहू जी, ठीक है, जो बाद में छत्रपति बने, ठीक है, छत्रपति शाहू जी महाराज। तो छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे थे शाहू जी। तो जब औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया संभाजी को, औरंगजेब कैप्चर्ड संभाजी, ठीक है, तो उनके साथ फिर उनके जो वाइफ थे और जो उनके बेटे थे उनको भी कैप्चर किया गया था, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पहले क्या किया गया था कि संभाजी को कैप्चर किया गया था, एक वॉर हुआ था, तो उसमें संभाजी को कैप्चर कर लिया गया था और इनको फिर मार दिया गया था, बेरहमी से मारा गया था, ठीक है, टॉर्चर्ड एंड किल्ड, ठीक है, बहुत बेरहमी से मारा गया था। तो उतना अगर मारना भी है तो फांसी या कुछ देकर भी मार सकते थे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जो भी हो। सो संभाजी की मृत्यु के बाद मुगल फोर्सेस ने रायगढ़ फोर्ट पे अटैक कर दिया था, और जहाँ पर संभाजी की वाइफ जो है यसुबाई, इनको और शाहू जी जो कि तभी शायद 7-8 साल के होंगे, तो उनको बंदी बना लिया गया था, और इनके साथ सकवर बाई को भी बंदी बना लिया गया था, ठीक है। सकवर बाई कौन है? विडो ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, ओके। और ये यसुबाई जी और शाहू जी और सकबरबाई तो की मृत्यु हो गई थी मुगल कैप्टिविटी में ही, ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु हो गई थी, शी डाइड। तो यसुबाई और शाहू जी ये लोग मुगल कैप्टिविटी में ही रहे, और इनको छोड़ा गया कब? 1707 में, ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब देखिए, मराठा प्रिंस शाहू को छोड़ा तो गया था, लेकिन उनको ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया कि हाँ हम इनको ही राजा मानते हैं, मराठा जो पावर है उसका राजा हम शाहू जी को मानते हैं, ये उन्होंने नहीं कहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका इरादा क्या था कि जैसे कि मुगल में एक सिविल वॉर चल रहा है, मुगल में एक इंटरनल तभी वॉर था ना, वॉर ऑफ सक्सेशन, मुगल्स में वॉर ऑफ सक्सेशन, वैसा ही मराठाज में भी एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाए। किनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन? देखिए, मराठाज में एक तरफ तो शाहू जी थे जो कि संभाजी के बेटे थे। अब जब शाहू जी और यसुबाई जी को किडनैप नहीं, कैप्चर कर लिया गया था, तो यसुबाई जी ने राजाराम, ओके, इनको राजा बनाया था, और इनके बेटे थे शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड। तो इनकी जो माता जी थी ताराबाई, ये अच्छा राजाराम जी की मृत्यु हो गई थी, तो ताराबाई इनके नाम पे शासन कर रही थी, ठीक है। तो मराठा जो पावर है उसकी जो लीडर है वो अभी क्या कौन है? ताराबाई। तो ऑब्वियसली वो क्योंकि मदर है तो वो चाहती थी कि शिवाजी सेकंड ये अगले राजा बने। तो क्या हुआ कि इनके बीच में फिर एक वॉर ऑफ सक्सेशन होना चाहिए। तो ये सोच के ही मुगल्स ने शाहू महाराज को छोड़ दिया था।
ताकि मराठा मुगल जो अभी वॉर ऑफ सक्सेशन में उलझा हुआ है इसका फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभार कहा जाता है कि ये एक हाफ हर्टेड रिकॉन्सिलिएशन अटेम्प्ट था, जो कि एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र जैसा था। ठीक है ना, कि मराठास भी अभी वीक रहे, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ठीक है, तो ये था उनका या मुगल्स की कोशिश। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में जब हम मराठास पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ना भी है हमको मराठास। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो राजपूत्स के साथ कैसे उन्होंने मुगल्स ने कोशिश किया कि एक रिकॉन्सिलेशन अटेम्प्ट किया जाए मराठास के साथ, ये हम लोगों ने देख लिया। सो एक बार वो पॉइंट अलग से लिख भी लेते हैं। सो ही मेड एन अटेम्प्ट और मेड पीस विथ राजपूत्स, सिख नहीं, सिख के साथ तो कभी बनी ही नहीं, राजपूत्स, जाट्स एंड बुंदेलस। So fifth point, he gave or offered कर दीजिए, he offered a high mansab to Guru Gobind Singh. Okay, but after सो इन्होंने कोशिश किया था सिख के साथ भी रिकॉन्सिलिएशन अटेम्प्ट करने की। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी को हाई मनसब ऑफर करके, एक हाई प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफर करके रिकॉन्सिलिएशन अटेम्प्ट स्टार्ट किया था, लेकिन वो ज़्यादा देर बचे ही नहीं। तो मतलब इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ज़्यादा देर बचे नहीं। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद फिर से सिख लोग खड़े हो गए मुगल्स के अगेंस्ट। ठीक है, बट आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, Sikh people again revolted against Mughals under the leadership of Banda Bahadur. Okay, you should remember this name. Okay, Banda Bahadur. He is an important character. He led the revolt, okay, or continued the revolt, okay, against the Mughals. So ये हुआ। okay, so अब जैसे मैंने कहा था कि इनकी उम्र ने साथ नहीं दिया, तो ये बस इतना ही काम कर पाए, तो हमारे लिए भी अच्छा कम पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा काम करते तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गए, इनकी मृत्यु। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट कर गए थे, वो एक बार देख लेते हैं, मराठास के रिलेटेड है। Okay, so he granted Maratha the Sardeshmukhi of the Deccan, but failed to grant Chauth, and thus could not satisfy the Marathas फुल्ली। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने मराठास को ग्रांट किया था सरदेशमुखी। ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि क्या ग्रांट किया गया था, तो सरदेशमुखी ग्रांट किया गया था बहादुर शाह के टाइम में, चौथ नहीं हुआ था। ठीक है, फेल टू ग्रांट चौथ। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये भी एक कारण है कि ये कहा गया है कि मराठास के साथ हाफ हार्टेड रिकॉन्सिलिएशन अटेम्प्ट था। ठीक है ना, मराठास को जो चाहिए था वो ये पूरा प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। ओके, देखिए एक कारण भी है प्रोवाइड ना करने के लिए, हालांकि हम लोग देखेंगे इन डिटेल्स ये सरदेशमुखी और ये चौथ है क्या जब हम मराठास पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ टैक्सेस है। अब देखिए क्या है ना कि मुगल एम्परर जो है अभी, वो अभी भी चाहते हैं कि उनका कंट्रोल बना रहे, तो टैक्सेस जो कलेक्ट करते हैं उनकी अथॉरिटी हो जाती है ना उस जगह पे, वो उनको पावरफुल माना जाता है। मान लीजिए कि अभी इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है, क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है। हमारे देश में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है। अगर वो नहीं रही, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर टैक्स लगाती थी, है ना, क्योंकि तभी वो ज़्यादा पावरफुल थे। उसके पहले जो मुगल्स थे वो लोग टैक्सेस लगाते थे। बीच में जो जगह मराठा के अंडर आया, मराठा टैक्सेस लगा, तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो उसी के पास टैक्स लगाने का मौका आता है ना, जो जिसके अधीन वो जगह है।
अब मान लीजिए कि मराठास दक्कन एरिया में अगर टैक्सेस वसूलना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मराठास वहाँ के सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ओके, मराठास जो है वो उनका एरिया है दक्कन, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो ये तभी नहीं हुआ था क्योंकि मुगल्स तभी भी कोशिश कर रहे थे कि दक्कन जो है वो मुगल के अधीन ही रहे, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और कर्नाटका रीजन भी। लेकिन आपको पता ही है कि ऐसा होने तो वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुगल्स रैपिडली डिक्लाइन कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट में आते हैं। सो 1712 डेथ ऑफ बहादुर शाह। और इनके डेथ के पीछे का कारण भी सिख ही है। ठीक है, एक तो उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, तो लड़ाई वगैरह कैंपेन फिर भी करते थे, और एक कैंपेन के दौरान ही जो कि अगेंस्ट बंदा बहादुर था, इनको कुछ चोट व जख्म वगैरह कुछ मतलब इंजर्ड हो गए थे, और जिसकी वजह से वो बहादुर शाह डाइड। ओके, जो भी हो, तो इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि इनके तो बेटे और भी ज़्यादा नालायक थे। ओके, मतलब औरंगज़ेब के बेटे फिर भी थोड़े कैपेबल थे, लेकिन यहाँ से तो मतलब पूरा का पूरा नालायक। ठीक है, तो ये तो सब नालायक थे। तो इसके बाद कौन आया? जहांगीर शाह। जहांगीर शाह 1712 से 1713, 1 साल ही रहा। देखिए, जहांगीर शाह करने से पहले एक हम टॉपिक लेते हैं कि जैसे ही बहादुर शाह का डेथ हो गया, इनके बेटे तो और भी ज़्यादा नालायक थे। इन्होंने तो मतलब इनके अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं की, बॉडी ऐसे पड़ी रही, और इनके बेटे लड़ते रहे गद्दी के लिए। ओके, 1 महीने तक। ये कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है कि बहादुर शाह, हालांकि ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि कितना डिटोरेट कर गया था। वैसे मुगल एम्पायर का जो अगर आप देखेंगे ना, तो वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नहीं है, फाउंडेशन नहीं है उनका, कि वो जो एक डायनेस्टी है उनका बहुत अच्छा एक प्रिंसिपल है। ठीक है ना, एथिक्स है, ऐसा नहीं है। हर एक राजा ने अपने रिश्तेदारों को, अपने सब जान पहचान पर मतलब खून खराबा ये सभी चला है। ठीक है ना। ओके, तो हाँ, कुछ ने थोड़ा अच्छा रूल किया, कुछ ने खराब रूल किया, वो अलग बात है। कुछ राजा स्ट्रांग रूलर्स थे, अच्छे थे, कुछ खराब थे, वो अलग बात है। लेकिन राजा बनने के लिए उन्होंने जो जो काम किया है वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। एक क्लियर लाइन ऑफ जो सक्सेशन वो नहीं था। जो ज़्यादा पावरफुल होता था वो गद्दी पे बैठता था। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होना होता है कि जो भाई है, मान लीजिए 2 3 4 भाई है, उनके बीच में जंग छिड़ जाती थी। जैसे ही जो रूल कर रहा है उसका डेथ होता था तो जंग छिड़ जाती थी। तो एक लाइन यहाँ पर लिखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बहादुर शाह's बॉडी रिमेन्ड अनबरिड फॉर अबाउट अ मंथ। सोचिए, 1 महीने तक, मतलब तो बॉडी तो पूरी सड़ी गली हो गई होगी। सोचिए, इतना खराब हालत है। ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रिंसिपल्स, एथिक्स वगैरह सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो भी हो, हमें उन सब में नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद एक फेनोमेना देखा गया कि पहले क्या थे कि जो प्रिंस थे वो आपस में लड़ते थे, और नोबल्स क्या थे, उनका साथ देते थे। अभी क्या हुआ कि नोबल्स बिकेम द किंग मेकर्स। नोबल्स बिकेम द किंग मेकर्स and the kings were mere puppet in their hands. सिचुएशन रिवर्स हो गई। अभी नॉबल्स ज़्यादा पावरफुल हो गए, और नॉबल्स एक ग्रुप, मान लीजिए नॉबल का एक ग्रुप है, ये एक जन को कर रहा है। मान लीजिए एस्पायरेंट है, ये भी एस्पायरेंट है राजा बनने के लिए। ठीक है, जो भी हो, तो ये एक एस्पायरेंट 1 है, और मान लीजिए 2 भाई है, एस्पायरेंट 2 है, मान लीजिए 3 भाई है, चलिए एस्पायरेंट 3 है। ठीक है, ये तीनों क्या चाहते हैं, किसके लिए एस्पायर कर रहे हैं? राजा बनने के लिए। ठीक है ना। ओके, सो तो एक नोबल है, ये नोबिलिटी है, तो नोबिलिटी 1 इसको सपोर्ट कर रहा है, नोबिलिटी 2 इसको सपोर्ट कर रहा है, नोबिलिटी 3 इसको सपोर्ट कर रहा है। नोबिलिटी 1 का हेड जो है वो X है, नोबिलिटी 2 का हेड Y है, नोबिलिटी 3 का हेड Z है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि लीडर यही था। ठीक है, और X उसका साथ देता था।
ओके, मिलिट्रली और जो स्ट्रैटेजी वगैरह सब में साथ देता था, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल तो यही था। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा पावरफुल ये था, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ये था। अभी क्या हो गया कि नॉबल्स ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि कहा ना कि बेटे तो नालायक थे। तो अभी क्या हुआ कि नॉबल्स जो है ये सर्वशक्तिमान हो गए, ये ज़्यादा पावरफुल हो गए। और एक्चुअली ये जो फाइट है ये नॉबल्स के बीच का है कि कौन पावर को लेगा। तो मान लीजिए एक्स जीत गया, मान लीजिए ये जीत गया, तो ये कौन, ये गद्दी पे बिठाएगा इसको, ठीक है ना, फॉर नेम सेक, लेकिन पूरा पावर ये हैंडल करेगा, एक्वायर्स द कंप्लीट पावर और कंप्लीट ऑथोरिटी ओवर द स्टेट अफेयर्स। पूरा पूरा इनके अधीन हो जाता था। और ये अगर बोलते थे कि आप उठिए तो ये उठते थे, आप बैठिए तो आप बैठते थे। ठीक है, मतलब इस टाइप का हो गया था सिचुएशन कि पूरा जो मुग़ल एम्परर, मुग़ल बादशाह, तो वो सब शान शौकत वो सब चली गई, अब वो बस एक गुलाम थे नॉबल्स के। ठीक है, तो बस ये हालत हो गई थी। तो ऐसे ही जहांगीर शाह गद्दी पे आते हैं। ठीक है, ऐसे ही जहांगीर शाह गद्दी पे आते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जहांगीर शाह। इनका तो टेन्योर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, 1712 से 1713। तो जहांगीर शाह वॉज द फर्स्ट। देखिए, हर चीज़ में फर्स्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं भी। तो ये थे फर्स्ट पपेट रूलर। सो फर्स्ट पपेट रूलर इन मुगल इंडिया। ओके, सो किन के सपोर्ट में से आए थे ये, मेन वो है, तो इसलिए उसको हाईलाइट करके लिख रहा हूँ मैं। सोचिए, जहांगीर शाह को मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैंने किसको हाईलाइट किया, जो नॉबल थे। सो ही वॉज सपोर्टेड बाय जुल्फिकार खान। ओके, जुल्फिकार खान हु वॉज मेड द वजीर। जो नॉबल आता था, जो हेड नॉबल था, उसको हमेशा वजीर बना दिया जाता था। ठीक है, who controlled all the affairs of the empire। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ। सो अभी हम काम देखेंगे कि जहांगीर शाह के टेन्योर में जुल्फिकार खान ने क्या क्या काम किया। ठीक है, मेन काम तो जुल्फिकार का ही है। ओके, तो जुल्फिकार ने ही सब कुछ किया इन द नेम ऑफ एम्परर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, जुल्फिकार built friendly relations with the Marathas, the Rajputs, and different Hindu chiefs। ओके, जैसे मान लीजिए जाट, बुंदेल, ये सब जो थे। ओके, तो कैसे किया इन्होंने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही अबॉलिश्ड जजिया। तो जजिया अबॉलिश कर दिया गया। ओके, सो नेक्स्ट ही गेव द टाइटल ऑफ महाराजा, इंपॉर्टेंट है महाराजा, टू अजीत सिंह। ओके, सो अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ एंड मिर्ज़ा राज सवाई टू जय सिंह of Amer। Okay, so he granted the titles of this Maharaja to Ajit Singh and Mirza Raj Sawai to Jai Singh। Okay, वही रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए राजपूत के साथ, इसी का ये पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या काम किया, मराठास को, मराठा भी हिंदू ही थे, तो हिंदूज़ में मराठास भी आते, तो मराठास के साथ तो बहुत लंबे समय से ही दुश्मनी चली रही थी, तो उनको भी रिकॉन्सिलेट करना था। तो उनके साथ रिकॉन्सिलेशन का सबसे बड़ा उपयोगी हथियार क्या होने वाला है, वही है चौथ और सरदेशमुखी दे दिया जाए। सो ही ग्रांटेड चौथ एंड सरदेशमुखी। सरदेशमुखी पहले से ही था, इन्होंने भी चालू रखा है, सरदेशमुखी ऑफ द डेक्कन टू शाहू। ओके, सिख के अगेंस्ट इनका रवैया वही था। ठीक है, ओके, द ओल्ड पॉलिसी
दुश्मनी का, of suppression was continued against बंदा बहादुर एंड सिक्स। ठीक है, तो बंदा बहादुर और सिक्स के अगेंस्ट ये तो चलता ही रहा, सप्रेशन चलता रहा। ठीक, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सो जुल्फिकार ने क्या किया कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश की। ठीक है, सो जुल्फिकार ऑल्सो ट्राइड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल situation of the empire by checking reckless grants of jagirs and officers। ओके, मतलब जो पहले जो प्रमोशंस वगैरह ये सब जो दिया जाता था, ये उस पर अभी नियंत्रण लाया गया। ओके, और इसके साथ ये भी हुआ था कि जो भी मनसबदार थे उनको जो ट्रूप्स वगैरह मेंटेन करना होता था उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया कि आपको ये सब करना ही है। ठीक है, तो एक और चीज़ है जिसके लिए ये बड़े ही इनफेमस है, वो है इजारा सिस्टम। ओके, सो ही इंट्रोड्यूस्ड द इविल प्रैक्टिस ऑफ इजारा जो कि है रेवेन्यू फार्मिंग। इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अंत कैसे हुआ? 5 ही वॉज डिफीटेड बाय फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार हु वॉज सपोर्टेड बाय सैयद ब्रदर्स। इनकी भी अलग कहानी है सैयद ब्रदर्स की, इनको हिस्ट्री में किंग मेकर्स कहा गया है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। बाकी अभी तो हम फारूक सियार के बारे में बाद में देखेंगे, अभी हम इजारा सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इजारा सिस्टम या इजारा इसको कहा जाता था, रेवेन्यू फार्मिंग होता है। ठीक है, रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम, इजारा सिस्टम भी कहा जाता है कभी कभार। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक टाइप का ना जमींदारी सिस्टम था, टाइप ऑफ। तो क्या होता था कि मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, इसका ऑक्शन होगा, जो हाईएस्ट बिडर है, ठीक है, वो मान लीजिए बोलेगा कि ठीक है मैं सालाना 1,00,000 रुपए दूंगा यहाँ पर टैक्स के हिसाब से। ठीक है, इस लैंड के लिए मान लीजिए हाईएस्ट बिडर का बिड है। ठीक है, तो ऐसा ऑक्शन हुआ और फिर क्या है कि ये जो बिडर है इसको ये ज़मीन दे दी जाएगी। किस कंडीशन में? कि वो कहा है कि वो सालाना 1,00,000 देगा, तो जब तक वो 1,00,000 देगा उसी का रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो देता रहा तो उसी का ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो पेजेंट्स है, फार्मर्स है, जो काम करते हैं, इनसे ये कितना भी वसूली कर सकता है। ठीक है ना, इससे ये कितना भी वसूली कर सकता है। मान लीजिए ये इनसे सालाना 2,00,000 भी वसूल कर सकता है, सालाना 5,00,000 भी वसूल कर सकता है। ठीक है ना, मतलब जितना अमाउंट पॉसिबल होगा उतना वो कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पेजेंट्स है इनका कंडीशन खराब होना स्टार्ट कर दिया, द कंडीशन ऑफ द पेजेंट्स डिटेरियोरेटेड। ठीक है, तो इसीलिए इसको इविल प्रैक्टिस कहा गया है। बस आप रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, अपने स्टेट फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए आपने ये सिस्टम ला दिया। ठीक है, ये खराब था, इसलिए हालत ख़राब हो गई। तो कुछ ज़मींदारी सिस्टम जैसा ही है। ओके, और ये जो हाईएस्ट बिडर है जिनको ये ज़मीन मिली, इनको कहा जाने लगा इजारेदार जो भी। ठीक है, तो एक वो पॉइंट लिख लेते हैं बस। So under this system, tax collection authority was given by bidding process. Okay, bidding process. The highest bidder was given
द कॉन्ट्रैक्ट हु वॉज नोन एज इजारेदार। ओके, ठीक है, इजारेदार। द इजारेदार was free to extract whatever he can, okay, from the peasants, leading to increased operation of the peasantry। ठीक है, तो ये है ख़राब चीज़। ओके, कि ऑपरेशन स्टार्ट हो गया पेजेंट्री का। पेजेंट्री देखिए हमेशा ही पुअर एक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी ही रहा है, और उसको आप और भी निचोड़ के जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल रहे हैं, तो इसलिए ख़राब है। ज़मींदारी जैसा ही है, वहाँ पर भी यही हुआ था कि पेजेंट्री को निचोड़ के जितना आप निकाल पा रहे हैं उतना आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये था इजारेदार। ओके, एक और पॉइंट जो लिखना यहाँ पर ज़रूरी है वो है, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, चौथ और सरदेशमुखी क्या है। ठीक है, तो चौथ 1/4 ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट। ठीक है, तो जो भी मान लीजिए एक एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये वहाँ का रेवेन्यू असेसमेंट है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये वहाँ का रेवेन्यू असेसमेंट है, उससे 25 रुपये, उसका 25 मतलब 25%, तो 25 रुपये उसमें से मराठास को देना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आ रहा है कि 100 में से 25 रुपये मराठास को देना पड़ेगा, बाकी 75 मुगल को जाएगा, मुगल एम्पायर को। ठीक है, ओके, ये है चौथ। अब इसके अलावा क्या है, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या है, 10% एडिशनल टैक्स है, इसको प्रोटेक्शन टैक्स भी माना जाता है। प्रोटेक्शन टैक्स की हम फिर से इस एरिया को पे अटैक नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को नहीं लूटेंगे। 25% टैक्स कब है, मान लीजिए कि मराठास ने किसी एरिया पे अपना इन्फ्लुएंस कर लिया बाय वॉर और समथिंग, जीत लिया या कुछ भी, तो ये तो है ही, देना ही पड़ेगा चौथ। ठीक है, और उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, 10% प्रोटेक्शन टैक्स। मान लीजिए कि यहाँ के जो लोग हैं इनको लूटा नहीं जाएगा, इनको इन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये एक 10% एडिशनल एक प्रोटेक्शन टैक्स है। ठीक है, फिर से अटैक नहीं होगा। ओके, अच्छा, तो मुगल्स ने क्या किया, मुगल्स ने क्या किया कि ये जो चौथ और सरदेशमुखी है ये दे दिया किसको, दक्कन का। ठीक है, दक्कन एरिया का ये मराठास को दे दिया। और मराठास ने इसके बदले में मुगल एम्पायर को या मुगल एम्पायर को क्या दिया, मराठास प्रॉमिस्ड टू मेंटेन अ कंटिंजेंट ऑफ 15,000 soldiers in the service and protection of Mughal emperors। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गई, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सुलह हो गई मराठास के साथ। इसके बाद मराठास के साथ वो डायरेक्ट एनमिटी रिलेशन नहीं था। ठीक है, हालांकि मराठास तभी यही चाहते थे कि पूरा इंडिया उनके अंडर में ही आ जाए, मुग़ल इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन फिर जो बाजीराव, पेशवा बाजीराव के बाद से जो था वो ज़्यादातर ये था कि ठीक है वो एक सेंट्रल पावर है और यहाँ पर हम लोग पावर है। ठीक है, तो वो लोग मतलब वैसे मतलब मुग़ल को एकदम हटा देना ये नहीं चाहते थे। ठीक, एक सेंट्रल पावर है, ठीक है, चलिए, एक सिंबॉलिक पावर है, कुछ पावर तो है नहीं उनके पास ना, तभी मुग़ल 1750s आते हैं तो मुग़ल्स के पास उतना पावर तो रहा ही नहीं, तो वो एक सिंबॉलिक पावर है। ठीक है, वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी है। मुग़ल्स एक्चुअली बाद में क्या बन गए, मुग़ल्स एक्चुअली बाद में बन गए एक सिंबल ऑफ यूनिटी, बस यही था। नहीं तो 1740s के बाद से ही मुग़ल पावर कुछ था नहीं वैसा कि हम कह सकते हैं कि मुग़ल एक पावर है, नहीं है, वो बस एक सिंबल ऑफ यूनिटी है कि जो हर कोई जो पावर है एक्सेप्ट द सिक्स, मान लीजिए राजपूत है जो उनसे अलग भी हो गए, मान लीजिए हैदराबाद, बंगाल,
अवध, जाट, जाट तो अलग नहीं हुआ, जाट उनके नहीं थे लेकिन वो फिर भी, बुंदेल, मराठास और भी जो छोटे मोटे जो भी पावर थे अवध, हाँ लिखने ठीक। तो वो सभी मानते थे कि ठीक है मुगल एक सेंट्रल पावर है दिल्ली में, बस वही है, उससे अलग कुछ था नहीं मुगल्स के पास, ठीक है। 1740s के बाद से, स्पेशली जो नादिर शाह का जो अटैक वगैरह हुआ उसके बाद से कुछ था नहीं, ठीक है। एनीवेज चलते हैं फिर हम अगले राजा के पास, जो कि थे फारूक सियार। 1713 to 1719. So he ascended the throne with the help of Sayyid brothers, ठीक है, जिनका नाम था सैयद अब्दुल्ला खान, जिनको वजीर बनाया गया था। याद रखिएगा ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, उनका पोजीशन भी। हुसैन अली खान, इनको मीर बख्शी बनाया गया था, ठीक है, ओके। और सैयद ब्रदर्स ये किल्ड, मार डाला था किनको, जुल्फिकार खान को। सो किल्ड जुल्फिकार खान, ओके। और इन्होंने खुद ये पोजीशन एज्यूम कर लिया, ओके ओके। सो इनका काम क्या है वो देखते हैं। सो जो पहला काम है, सैयद ब्रदर्स also continued the policy of peace with Marathas, Jats, Rajputs, okay। और जो important काम है, they were successful in suppressing द सिख रिवोल्ट, ठीक है। तो सिख रिवोल्ट को ये लोग सप्रेस कर पाए थे। इट वॉज ड्यूरिंग देयर टेन्योर दैट बंदा बहादुर बताइए सिख लीडर वॉज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सो बंदा बहादुर को भी इन्होंने मार दिया। सैयद ब्रदर्स जो है, सैयद ब्रदर्स इन्होंने कंप्लीटली अबॉलिश्ड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, ओके। सो ज़्यादातर जगहों पे मतलब जजिया तो पूरा ही, और पिलग्रिमेज टैक्स जिस जगह पे लगता था तो वो भी बंद कर दिया, ओके। सो इंपॉर्टेंट है ये एक मतलब बहुत ही ट्रूली एक पीसफुल मान लीजिए कि अटेम्प्ट है टुवर्ड्स पीस, ओके, विद द हिंदूज, ओके। अच्छा हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक टर्म आया है वज़ीर, सो वज़ीर कौन होता है, ये प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है मान लीजिए, ठीक है, पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, ये सब वही है, पूरा नॉबिलिटी का हेड है, ये हेड ऑफ नॉबिलिटी, ठीक है, ओके। और मीर बख्शी जो है ये ट्रेजरर, फाइनेंस, सब कुछ इन्हीं के अंदर है, ठीक है, ट्रेजरर, ओके। ये है पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये, ओके। फारूक सियाह जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है रॉयल, इन्होंने एक रॉयल फरमान जारी किया था, ओके, रॉयल फरमान ऑफ 1717। किस लिए जारी किया था, क्योंकि एक ब्रिटिश फिजिशियन थे विलियम हैमिल्टन, ओके, जिन्होंने क्योर किया था फारूक सियाह को, क्योर्ड फारूक सियाह, ठीक है, ओके। सो वही थैंक्स बोलने के लिए ये जारी किया था। सो प्रोविजंस देखते हैं। सो पहला जो प्रोविजन है वो है द कंपनी was permitted to carry on trade in Bengal, Bombay and Madras free of customs duty,
ठीक है, इन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, द कंपनी was also permitted to mint its own coin and further fortify Calcutta। इसको लेकर विवाद भी था, ठीक है। फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा एक मेजर सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बनेगा बाद में, जो भी हो। तो द कंपनी वॉज ऑल्सो परमिटेड टू मिंट इट्स ओन कॉइन एंड फर्दर फोर्टिफाई कैलकाटा। नेक्स्ट, द कंपनी servants were also allowed to carry out private trade, ठीक है, but they were required to pay the same tax as Indian merchants, which was never followed though। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंडियन मर्चेंट्स के जैसे ही उनको भी टैक्स पे करना होता था, ठीक है। उनको अलाउ किया गया था कि कंपनी सर्वेंट्स भी अलग से अपना प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनको जो इंडियन मर्चेंट्स जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको भी वही टैक्स पे करना होता है, लेकिन ये माना नहीं जाता था। बहुत ही ज़्यादा करप्शन था, कल भी हम लोगों ने देखा था कि कितना करप्शन था, जो भी हो। सो अब आते हैं फारूक सियार के अंत में। तो 1717 में ये हुआ, ये हो गया। उसके बाद देखिए फारूक सियार क्या है ना कि बहुत ही एक इनकेपेबल रूलर है, ठीक है। फारूक सियार वाज हाईली इनकेपेबल रूलर, ओके, एंड वाज easily influenced by flatterers, ठीक है ना। तो ऐसे ही नॉबल्स क्या कि देखिए अब नॉबिलिटी में भी ना बहुत ज़्यादा डिविजन्स था, ठीक है ना। तो क्या क्या डिविजन्स था नॉबिलिटी में? हम लोग नॉबिलिटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो तुर्क है, मुगल्स भी तुर्क थे, ओके, सो जो तुर्क है। नेक्स्ट, ओके, तुर्क या तुर्रानी कह सकते हैं इनको, ठीक है। ईरानी भी थे जो पर्शियन ओरिजिन के थे, ईरानी या ईरानियन जो भी है, ईरानी, ओके। अफगान भी थे जिनको दुरानी कहा जाता था, ठीक है, और हिंदुस्तानी थे, ठीक है ना। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप पावर में आ जाए, कोई एक ग्रुप पावर में आ जाए, जैसे कि जो सैयद ब्रदर्स है, सो जो सैयद ब्रदर्स थे उनको हिंदुस्तानी जो नॉबल्स है, ठीक है, सैयद ब्रदर्स, उनको जो हिंदुस्तानी नॉबल्स है उनका पूरा सपोर्ट था, ठीक है, उनका पूरा सपोर्ट था। तो ये था, okay, हिंदुस्तानी नॉबल्स मतलब जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, okay। तो अब क्या हुआ कि जो बाकी जो ग्रुप है ये लोग क्या करते थे कि राजा के कान भरते थे कि आप इनको छोड़ दीजिए, ये आपको मार डालेगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, ये वगैरह वगैरह, ये सब, आप इतने महान राजा है, आपको ऐसे पपेट बन के नहीं रहना चाहिए, ये सब कुछ वो लोग कहना स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ, और उनको भी लगा, राजा को भी लगा कि हाँ भाई सैयद ब्रदर्स का पावर तो बहुत ज़्यादा है, मेरा तो पावर है ही नहीं। तो इससे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ओके। सो ड्यू टू द overwhelming powers of the Sayyid brothers, differences grew between Farooq Siyar and the Sayyid brothers। तो एम्परर ने चाहा भी इनको मरवा देने के लिए, कोशिश भी किया, लेकिन ये फेल कर गए। तो अब बारी थी सैयद ब्रदर्स की, तो सैयद ब्रदर्स ने इनको मार दिया। तो इन 1719 सैयद ब्रदर्स forged an alliance with पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो पहले हेरिडिटरी पेशवा भी हैं, ओके। सो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, एंड विथ the help of Maratha troops
किल्ड फारूक सीआर। तो देखिए, एक मुगल के जो नॉबल्स हैं वही अपने एम्परर को मारना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो Sayyid brothers were popularly known as king makers. Okay, popularly known as king makers for their role, okay, in, और ये छोड़ दीजिए, लिखने जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है कि अपने हिसाब से राजा को बैठाते थे और गिरा भी देते थे, ठीक है। बट हाँ, इनका काम खराब नहीं था। दे ट्राइड टू सेव द एम्पायर from rebellions and administrative disintegration. Okay, but they failed due to court intrigues. Okay, ठीक है। तो फारूक सीआर के बाद बनाया गया था एम्परर रफ़ी उद दरजात को, ठीक है। एक भी साल नहीं चला। उसके बाद बनाया गया था रफ़ी उस दौला को। ये दोनों ही 1719, ये भी गुजर गए, ये सभी गुजर गए ट्यूबरक्लोसिस से। सो ही डाइड ऑफ कंजम्पशन या ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ? हर पावरफुल आदमी का अंत आता है, सैयद ब्रदर्स का भी अंत आ गया। ओके, सो इसके बाद जो रेंज जिसका स्टार्ट हुआ वो है मोहम्मद शाह। इनको उपाधि मिली थी रंगीला बादशाह, ठीक है, वो हम देखेंगे। ये थे जो बड़े लंबे समय तक मतलब राजा बने रहे, लेकिन ये समय के विपरीत वाले आदमी थे। समय चल रहा था खराब, इसको वो और ख़राब कर रहे थे। उसको अच्छे की ओर ले जाने की इनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। सो ही सक्सेसफुली dislodged the Sayyid brothers with the help of निज़ाम उल, तभी नाम नहीं था तो बाद में दिया गया था, तो इसको भी नहीं लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ चिन किलिच खान, ठीक है। मेन नोबल यही थे जो कि तुरानी ग्रुप से आते हैं, ठीक है। ये मेन नोबल थे जो कि तुरानी ग्रुप से आते हैं। ये खुद एक कथक डांसर थे। सो एन एक्सपर्ट इन कथक डांस, he completely neglected administration of the empire. ओके, सो इसी के टाइम में एम्पायर भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो एरिया ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल under the empire declined during his reign. Okay, so effective control अब मुगल्स के पास नहीं रही। क्यों? क्योंकि बंगाल ने हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, इन जगह ने इंडिपेंडेंस मतलब ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दिया। इंडिपेंडेंस ने ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दिया, तो मुगल रूल नॉमिनल रूल रह गया, ठीक है। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान, सेवनटीन 1712 से ही ये लोग मतलब लगभग ऑटोनॉमस ही चल रहा था बंगाल। ओके, सादत खान, बुरहान उल मुल्क, सॉरी हैदराबाद नहीं, अवध, गलती है, अवध में बुरहान उल मुल्क, सादत खान, हैदराबाद में फेमस चिन किलिच खान, और
निज़ामुल मुल्क यूसुफ शाह या फिर चिनकलिज खान। ओके, कर्नाटिक भी जो पहले से गवर्नर चले आ रहे थे वो अपने आप को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, ओके, कर्नाटिक हम बाद में देखेंगे। ओके, सो एरिया ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ये भी कम हो गया। ये सारे एरियाज जो है ये अपना ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दिए थे, डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी एंड हेरिडिटरी रूल। ओके, सो मुगल रूल बिकेम नॉमिनल, बस नाम मात्र का ही बचा था। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नादिर शाह के इन्वेशन पे। ठीक है, मेजर ये पॉइंट है यहाँ का, इन्वेशन ऑफ नादिर शाह जो कि 1739 को हुआ था। नादिर शाह कौन है? नादिर शाह एक हीरो फिगर इन ईरान। ओके, क्यों? क्योंकि इसने एंड किया था दुरानी पावर को इन ईरान। सो एंडेड द दुरानी पावर, दुरानी मतलब अफगान, इन ईरान। ठीक है, तो अफगानों को भगा दिया था। ओके, तो अब क्या हुआ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ बिटवीन मोहम्मद शाह एंड नादिर शाह। ठीक है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी है, सो इसको क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ही लिख लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोहम्मद शाह एंड नादिर शाह। ओके, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मोहम्मद शाह ने ही withdrew his ambassador from Persian court। तो नादिर शाह ने भेजा अपना envoy, so he sent 3 envoys। The last envoy was captured by Muhammad Shah, Rangila। Okay, so he was called as the Rangila Badshah। Okay, so Rangila Badshah, उनको तो कुछ उतना आता जाता था नहीं, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, तो ये बस अपनी ही मनमर्जी चलाते थे जो भी हो। तो इससे ये नादिर शाह बहुत गुस्सा हो गए, which enraged नादिर शाह। ये एक रीज़न था, और एक रीज़न भी था कि कुछ कॉन्स्पिरेसी भी थी, ठीक है ना, विद इन द मुगल कोर्ट, मुगल नोबल्स कह सकते हैं। जैसे कि सादत खान जो है इसने खुद इनवाइट किया था, इनवाइटेड नादिर शाह टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, ओके। सो नादिर शाह के इन्वेशन में जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है बैटल ऑफ करनाल, 1739। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल। ओके, सो मुगल एम्परर जो थे तभी, बताइए आपको, बादशाह रंगीला। सो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह completely surrendered। ठीक है, मोहम्मद शाह completely surrendered and he had to take नादिर शाह to his capital, that is दिल्ली। ठीक है, सो पूरा ही सरेंडर कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने, और फिर नादिर शाह को दिल्ली लेके गया। ठीक है, तो दिल्ली में मतलब ऐसा ट्रीट किया कि जैसे नादिर शाह ही पूरा मुगल एम्पायर का सम्राट है या बादशाह है। तख्ते ताउस पर हमेशा, जब तक दिल्ली में नादिर शाह रहा, तब तक तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन पे हमेशा नादिर शाह ही बैठता था। कोई मुगल एम्पायर की हिम्मत नहीं है कि नादिर शाह को कहीं और बिठा के वो खुद राज सिंहासन पर बैठे। राज सिंहासन पर नादिर शाह बैठता था। ठीक है, मुगल एम्पायर और जो भी मुगल दरबारी वगैरह थे सब नादिर शाह से इतने ज़्यादा भयभीत थे।
तो ये बैटल हुआ था करनाल में, जिसमें बुरी तरीके से हराया गया था। मतलब हार क्या, कुछ ऐसा युद्ध ऐसा लगा ही नहीं कि रेजिस्टेंस है कुछ भी। तो बुरी तरीके से हारे मुगल एम्पायर या मुगलिया सेना। और ये करनाल है का, ये करनाल आज के हरियाणा रीजन में है। जैसे कि मान लीजिए ये दिल्ली है, तो दिल्ली पे अटैक करे इसके पहले ही मुगल जो आर्मी है ये मार्च करते हैं टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड। और यहाँ से इस साइड से ईरान है ना, ईरान से पहले जलालाबाद, ठीक है, फिर पेशावर और लाहौर को जीतते हुए ये आए, दिल्ली की तरफ कूच किया। ठीक है, तो दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली से थोड़ी दूर, लगभग 120 किलोमीटर दूर करनाल एरिया में दोनों आर्मीज मीट किए और एक छोटी सी जंग हुई। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल इसको कहा जाता है। तो इसमें हार मिली मुगलिया सल्तनत या मुगलिया एम्पायर को। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो एंटायर ट्रेजरी है, द एंटायर ट्रेजरी, मुगल ट्रेजरी वाज लूटेड। पूरी ट्रेजरी ही लूट ली, बहुत ज़्यादा धन नादिर शाह ने लूट लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ इसके बाद, दिल्ली मैसेकर। देखिए कुछ अनबन हो गई थी मुगलिया कुछ सैनिकों और नादिर शाह के सैनिकों के बीच में। और कुछ मुगलिया सैनिकों ने नादिर शाह के कुछ सैनिकों को मार दिया था, जिसके फलस्वरूप नादिर शाह ने ऑर्डर किया कि पूरे दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया जाए और पूरी दिल्ली को लूट लिया जाए। ठीक है, तो इतने ख़राब थे वो, मतलब नादिर शाह भले ही अपने देश में, ईरान में एक हीरो फिगर है, लेकिन एक हीरो फिगर को भी वार में अगर आप है भी तो वार एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। आर्म सिविलियंस पे अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने किया है। मतलब ये भले ही एक हीरो फिगर है ईरान में, लेकिन ये एथिकल पर्सन नहीं है। ठीक है, सो जनरल पॉपुलेशन including women and children were killed at a mass scale। ठीक है, औरतों और बच्चों के साथ बदसलूकी, उनको मार डाला गया और जो आम जनता का भी जो पैसा है वो भी लूट लिया इन्होंने। They also looted the general population। ठीक है, he also took पीकॉक थ्रोन, जो तख्त ताउस है, राज सिंहासन, मुगलिया राज सिंहासन जो है, एंड द फेमस कोहिनूर डायमंड। ठीक है, सो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड भी अपने साथ लेके चले गए। मोहम्मद शाह फिर से अपनी गद्दी में बैठ गए। जब वो चले गए तो उनको रीइंस्टेट कर दिया गया एज द एम्परर। सो मोहम्मद शाह was reinstated as the emperor of the Mughal Empire। ठीक है, but was compelled to cede to him all the provinces of the empire falling west of रिवर इंडस। ठीक है, तो रिवर इंडस इसके वेस्ट में जो भी है लैंड मुगल का था, जो कि मान लीजिए आज के डेट का जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, ठीक है, वो अभी जो नादिर शाह है इसके एम्पायर के अंडर आ रहा है, मतलब ईरानियन एम्पायर। ठीक है, तो ये टेरिटरी चला गया मुगल के हाथ से। ठीक है, और ये जो टेरिटरी है ये नादिर शाह ने इसलिए भी मांग लिया क्योंकि ये ईरान के साथ सटा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन करना भी ईजी है। मेन सिग्निफिकेंस क्या है इस बैटल ऑफ करनाल का? मेन सिग्निफिकेंस है कि मुगलिया सल्तनत का जो वीकनेस है ये सबके सामने आ गया, एक विजिबल हो गया कि हाँ अभी मुगल एम्पायर कमज़ोर हो गया है। किन के लिए ये वीक सिग्नल था? मराठास के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। मेन ब्रिटिशर्स तो चाहते थे ना अपना पावर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो उनके लिए भी ये एक मौका आ गया। मराठों के लिए भी एक आ गया कि वो अभी मतलब एक नॉमिनल जैसा हाल बना दे मुगल्स का। हालांकि मुगल के साथ अभी उनका थोड़ा अच्छा रिलेशन हो गया है, यहाँ तक आते आते थोड़ा बहुत
अभी उतना, क्योंकि उतना वो अभी पावरफुल रहे नहीं मुगल या जो बादशाह है, वो लोग खुद ही इतना ज़्यादा पतन हो गया और तो ज़्यादा ऐसा बचा नहीं। लेकिन हाँ, और इसके बाद तो आप देखेंगे शाह आलम आते आते कि मराठे जो है वो मुगल्स का मदद भी करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो और लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे कि इंडिया को कॉलोनी बनाया जाए, तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी दिखना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। सो नादिर शाह's invasion caused an irreparable damage and loss to the prestige। थोड़ा बहुत देखिए, मुगल एम्पायर भले ही वीक हो गया होगा, लेकिन अभी भी जो आम जनता है उसमें एक है कि हाँ, मुगल्स जो है ये हमारे बादशाह है, ये रूलिंग क्लास है, ये सर्वशक्तिमान है, अब हमारे देश में यही सब कुछ है, यही सबसे बड़ा पावर है। लेकिन अभी उनको भी लगने लगा कि नहीं, मुगल सभी कुछ पावर बचा नहीं है, वो हमारे देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दिल्ली की जनता को अभी पता चल गया कि मुगल बादशाह में या मुगल सेना में अभी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए। कोई भी आ सकता है और हमें मार काट करके, लूट मार करके चला जा सकता है। तो सरकार के प्रति एक तरीके का मान लीजिए कि जो भरोसा है वो उठने लग गया, वो उठना शुरू हो गया। ठीक है। सो टू द लॉस, irreparable damage and loss to the prestige of the Mughal, ठीक है, prestige of the Mughal empire। this invasion exposed the weakness of the empire to the Marathas, Britishers, other European powers, ओके एटसेट्रा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके बाद, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मुगलिया जो एम्पायर है वो तो ब्रेक होना स्टार्ट हो ही गया था। मुगल जो एम्पायर है, यहाँ पर बंगाल जो है वो अपना ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर चुका था, यहाँ पर अवध ने भी डिक्लेयर कर दिया था, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, ये अवध, यहाँ पर बुरहान उल मुल्क, ठीक है, और यहाँ पर हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क असफ जा। ठीक है, ये जो थे, यहाँ तक कि कर्नाटक में भी ये जो थे, इनको कहा जाता है सक्सेसर स्टेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग राज कर रहे हैं ये आते हैं मुगल नोबिलिटी से, ये मुगल रूलर का जो नॉमिनल रूल है इसको मानता है, मुगल एम्परर का जो नॉमिनल रूल है ये मानता है। हाँ, ये लोग ऑटोनॉमस है, ठीक है, ऑटोनॉमस स्टेट है, ये अपना डिसीजन खुद लेते हैं। यहाँ पर जो राजा है, नवाब है, वो उसका बेटा या उसका रिश्तेदार ही नवाब बनता है, हेरिडिटरी रूल है, सब कुछ है, मतलब एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी मुगल एम्परर का एक मानता है कि हाँ वो एक सेंट्रल पावर है। ठीक है, और इसके अलावा कौन है? ये है मराठा, ठीक है, और मैसूर, और यहाँ पर सिख। ठीक है, ये जो है ये रेबल स्टेट्स है, ये मुगल्स के सक्सेसर नहीं है। यहाँ पर जो नॉबिलिटी है ये मुगल नॉबिलिटी से नहीं आती, ये लोग मुगलिया सल्तनत के साथ मान लीजिए कि एक तरीके का दुश्मनी करके आए हैं, उनको हरा के आए हैं, उनके अगेंस्ट आए हैं। ठीक है, जैसे कि सिख और मुगल्स का तो पता ही है आपको, मराठास का भी पता है, ये हमेशा ही मुगल्स के अगेंस्ट है। मैसूर में भी जो टीपू सुल्तान और हैदर अली और टीपू सुल्तान थे वो नहीं मानते थे मुगल नॉमिनल रूल को। ठीक है, तो ये थी रेबल स्टेट्स और सक्सेसर स्टेट्स के बीच का, जो हम बाद में करेंगे, हम लोग को एक एक करके करना ही है, इसके बाद ही स्टार्ट होगा। ठीक है, आज तो डिक्लाइन हो जाएगा आज और कल में, और फिर उसके बाद यही सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट रूलर। तो इसके साथ ख़त्म करते हैं हमारे जो मोहम्मद शाह रंगीला का राज है, और अभी हम आते हैं अहमद शाह के राज पे। अहमद शाह 1748 से 54। तो हम अहमद शाह पे आते हैं अभी। सो अहमद शाह कौन थे? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सन थे मोहम्मद शाह रंगीला के। ठीक है, तो सन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला।
ठीक है, ओके। ये अच्छे नियत के तो इंसान थे, लेकिन इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, ठीक है। सो ऑल्दो ही वॉज अ गुड नेचर्ड पर्सन, मतलब अपने पिताजी की तरह नहीं था जो हमेशा शराब और लड़कियों में डूबा रहने वाला, ठीक है। तो ये वैसा नहीं था, अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा ही था। इसलिए दिल्ली के जो नॉबल्स है, जो अमीर्स है वगैरह, उनको लगा था कि ये जो बंदा है जो मुग़ल फॉर्च्यून को फिर से रिवाइव कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली के जो दरबारी थे, जो मुगलिया सल्तनत के जो कर्मचारी दरबारी वगैरह सब थे, उनको लगता था, इनसे बहुत आशा थी कि ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये भी उतने अच्छे नहीं हुए, ठीक। So, although he was a good-natured person, but he lacked leadership skills. फिर क्या हुआ, इनके वजीर थे, इनके टाइम में वजीर थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो थे इमाद उल मुल्क। इन्होंने क्या किया, अपनी जो एम्परर है अहमद शाह को अंधा कर दिया, अहमद शाह को अंधा करके उनको जेल में बंद कर दिया, ठीक है। सो ही ब्लाइंडेड द एम्परर एंड इम्प्रिजन्ड हिम, ठीक है। इनके टाइम में अहमद शाह अब्दाली ने भी यहाँ पर हालत ख़राब कर दी थी। सो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली कौन है, ये दुरानी किंगडम का एम्पायर है, अफगान है, ठीक है। तो अफगान रूलर, ओके। सो ही प्लंडर्ड द नॉर्थ वेस्ट पंजाब एरिया, ठीक है। और मराठास ने एनेक्स कर लिया, अनेक्स्ड मालवा एंड बुंदेलखंड। इसलिए आप देखेंगे कि जो झांसी वगैरह जो रीजन है वो एक्चुअली टाइप ऑफ बुंदेलखंड एरिया में ही आता है, तो यूपी का। तो वहाँ पर आप देखेंगे जो झांसी की रानी वगैरह थे वो तो मराठे थे ना, तो वो कैसे वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वो जो किंगडम बना वो मराठा सरदार का ही था, हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए उस जगह तक वहाँ पर आप देखेंगे कि झांसी की रानी वगैरह जो थे वो एक्चुअली ओरिजिन उनका मराठा ही था। तो मालवा मतलब मध्य प्रदेश वगैरह, बुंदेलखंड जो नॉर्दर्न एकदम मध्य प्रदेश और सदर्न यूपी, ये पूरा यहाँ तक मराठों का राज या विस्तार हो गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं आलमगीर सेकंड, ठीक है, जो कि 1754 से 1759 था। एक आलमगीर था औरंगज़ेब, ठीक है, आलमगीर औरंगज़ेब जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। और ये एक आलमगीर है जो अपने ही वज़ीर के डर से रहता है। ये सन थे ऑफ जहांगीर शाह, इंपॉर्टेंट तो है नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके टाइम में भी रिपीटेड इन्वेशंस ऑफ अहमद शाह अब्दाली, वो अहमद शाह अब्दाली का लूट कंटिन्यू था। सोने चांदी वगैरह जो फर्श पर या जो किले के जो दरवाज़ों वगैरह या कहीं पर भी जो था वहाँ पर भी कभी कभार खुरेद कर वो लोग लेके चले गए थे, तो बहुत नुकसान किया था। और ये तो अभी पता चल ही गया था कि ब्रिटिश जो मुग़ल साम्राज्य है ये अभी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, दे आर डूम्ड, इनका पतन अभी निश्चित ही है, ठीक है। ये तो अभी कंफर्म हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा लूट मार, इतना ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो गया था मुग़ल या सल्तनत कि अभी ये बियॉन्ड रिजम्पशन था। नादिर शाह के इन्वेशन के बाद ही हो गया था तय कि मुग़ल एम्पायर अभी नहीं होगा, और अभी तो एकदम ही कन्फर्म्ड है कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली इतना बार लूट मार करके गया कि और मुग़लिया सेना जो है एकदम कुछ कर ही नहीं पाई, तो इससे तो एकदम पता चल ही गया कि अभी तो कुछ होने नहीं वाला इनसे, ठीक है। इनके टाइम में बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ 1757 में। बंगाल में ब्रिटिशर्स आ गए, तो ब्रिटिशर्स अभी टेरिटोरियल पावर हो गए, इंडिया में एक पावर अभी ब्रिटिशर्स भी हो गए। इसके पहले कर्नाटिक एरिया, हैदराबाद में भी इन्फ्लुएंस वो लोग पूरा कर चुके थे, अपना पूरा इस्टेब्लिश कर चुके थे। बंगाल में आ गए थे, ठीक है, डुअल कंट्रोल हो गया था, ठीक है। आलमगीर के टाइम में भी जो वज़ीर थे वो इमाद उल मुल्क ही थे, और आलमगीर को भी इमाद उल मुल्क ने मार डाला था, ओके। सो आलमगीर सेकंड was killed by his wazir इमाद उल मुल्क, ठीक
ठीक है। इमाद उल मुल्क ने इसको भी मार दिया। इसका तो मतलब बड़े दरबार में इसका गला काट दिया था, सारे दरबारी वगैरह सब थे। मतलब मान लीजिए कि ऐसा एक कॉरिडोर कुछ रहा होगा, यहाँ पर राजा बैठा होगा, यहाँ पर उसके सारे दरबारी बैठे होंगे और यहाँ इमाद उल मुल्क आया और इसका यहाँ पर गला काट दिया। मतलब कोई कुछ नहीं कर पाया, इतना पावरफुल है इमाद उल मुल्क। ठीक है, ठीक है। तो इमाद उल मुल्क, तो इससे हमारा आलमगीर का भी ख़त्म हो गया कहानी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ठीक है, इसके बाद अकबर सेकंड और फिर बहादुर शाह ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक, तो इससे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मतलब अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो समझ में आ गया होगा। शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह ज़फ़र, ये तीन ही बाकी है अभी मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह रहे हैं। नाम के बादशाह थे बस। ठीक है, बाकी तो पूरा पावर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनका हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।